हेलो जी, बहुत बहुत नमस्कार आप सभी लोगों को। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रकाश के बारे में। लाइट क्या होता है और उसके बारे में जितनी भी जानकारी हमें चाहिए एग्जाम की दृष्टि से, वो सब कुछ आज हम जुटाने की प्रयास करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, सीईटी और एलडीसी का जो कॉमन सिलेबस है जनरल साइंस का, वो मैंने स्टार्ट किया था और अभी जो है वो समाप्त होने के कगार पर है। हमारे अभी फिजिक्स के सिर्फ 2 चैप्टर बाकी हैं। एक तो लाइट यानी कि प्रकाश, जो आज हम निपटा ही लेंगे। तो 2 तो नहीं कह सकते, केवल एक टॉपिक अभी बाकी है और वो है विद्युत, इलेक्ट्रिसिटी जिसे हम कहेंगे। ठीक है, तो वो नेक्स्ट वीडियो में आ जाएगा, आपको जस्ट इसके बाद मिल जाएगा, कल या परसों। तो वो वीडियो देख लेना, उसके बाद आपका काम समाप्त। जितने भी जनरल साइंस के टॉपिक है मैंने सारे टॉपिक वाइज आपको पॉइंट वाइज सिलेबस को गहनता से देख के वो करवाया है। तो एक आध भी पॉइंट इधर का उधर नहीं है, एक भी चीज़ आपकी ऐसी नहीं है कि जो आपके काम की नहीं है ना। तो कोई अगर बंदा नया है तो उसको मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आप पूरा प्लेलिस्ट जाके देखिए, पूरा कोर्स देखिए, और बहुत ही शॉर्ट वे में करवाया गया है, आपके हिसाब से करवाया गया है, जैसा आप पढ़ना चाहते हैं बिल्कुल उसी तरीके से करवाया गया है। एक बार आप जाके देखिए, ठीक है। बाकी आज हम लाइट और प्रकाश जो है उसके बारे में बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ने वाले हैं। एक एक सवाल आपका यहाँ से क्लियर होगा, ठीक है। जो भी सवाल एग्जाम में बनेगा वो सवाल आपसे होगा, इसकी गारंटी मैं ले रहा हूँ, क्योंकि बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाने वाला हूँ। क्लास कितनी लंबी होगी मुझे नहीं पता, लेकिन थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, 1 घंटे के आसपास क्लास होगी, ठीक है। तो 1 घंटे अगर आप बिल्कुल डट के रहते हैं मेरे साथ, जहाँ तक मैं पढ़ाऊँ वहाँ तक आप पढ़ें, तो आपको इस टॉपिक में फिर कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। और फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें अगर आपने एक बार भी दिमाग में कंसेप्ट बना लिया, एक बार भी सीख लिए, तो इसको बार बार पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है। बाकी जो सब्जेक्ट है जैसे कि बायोलॉजी, अन्य सब्जेक्टों में उनको रिवीजन करना पड़ता है, दिमाग में रखना पड़ता है। रिवीजन खैर इसका भी करना पड़ता है, लेकिन कंसेप्ट इसका बैठ जाए तो फिर आप सवाल इसके हिला सकते हैं बहुत आसानी से, ठीक है। बाकी टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, शुरू करते हैं लाइट या प्रकाश के बारे में। अब आप कहेंगे सर प्रकाश होता क्या है। देखो, प्रकाश क्या होता है इसको मैं समझाने से पहले ये बता दूं कि साइंस अगर आप पढ़ रहे हैं तो साइंस को अपने डेली लाइफ से रिलेट करके पढ़ना सीखिए, क्योंकि साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जो जरूर आपके किसी न किसी मुद्दे से जुड़ा होगा, जरूर आपके किसी न किसी डेली लाइफ के अंदर किसी न किसी पार्ट का वो हिस्सा जरूर होगा, पार्ट होगा। कैसे? अब आपको बहुत सारे बच्चों को लग रहा होगा लाइट हमारे कहाँ, प्रकाश हमारे कहाँ काम का होगा, हम खाना खाते हैं, स्नान करते हैं, पैसे कमाते हैं, लाइट हमारे कहाँ काम आता है। बिल्कुल आपको ऐसा लग रहा होगा, लेकिन जब मैं आपको अभी बताऊंगा कि लाइट हमारे लिए ये इस काम का है, तो आपको लगेगा ये तो हमने सोचा भी नहीं। इसलिए कोई भी साइंस का कोई भी टॉपिक हो, वो हमेशा आपके जिंदगी से रिलेट करता है, वो हमेशा आपकी जिंदगी में कहीं ना कहीं काम आता है। बाकी सब्जेक्ट की मैं नहीं बात करता, संस्कृत, सोशल साइंस कहाँ काम आती है, उनका अपना इंपॉर्टेंस होता होगा, मुझे नहीं पता, लेकिन साइंस जो है वो आपकी जिंदगी के हर पल पे काम आती है। आप साइंस के बिना जीवित ही नहीं रह सकते, बहुत कम समय तक आप जीवित रह पाओगे। अगर आपको साइंस नहीं आ रही है तो आपके आसपास के जो लोग हैं उनको साइंस आ रही है, और वो साइंस आ रही है तभी आप जिंदा है। अब आप कहेंगे सर कैसे, हमें समझ में नहीं आया। आपको अगर बुखार भी आता है तो आप डॉक्टर से टेबलेट लेके आते हैं, वो टेबलेट कैसे बनी? साइंस से। वो डॉक्टर कैसे बना? साइंस से। साइंस को सीखा उसने, है ना। तो वो आपको उसने बचाया। आप मान लो किसान भी है तो आप बीज बोते हैं, हाइब्रिड बीज बोते हैं, वो किस टेक्नोलॉजी की मदद से बने? बायोटेक्नोलॉजी की मदद से बने, साइंस की मदद से बने। सब कुछ साइंस है। इसलिए साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जो एकदम जीवित है। जीवित का मतलब इसको आप रिलेट करके पढ़ सकते हैं अगर आपको करना आ रहा है तो, और इसको पढ़ने में मजा भी उतना ज्यादा आएगा जितना आप इसको रिलेट करके पढ़ना सीख जाओगे, ठीक है। चलो शुरू करते हैं, बहुत ज्यादा बातें होगी। लाइट होता क्या है? देखो, प्रकाश क्या होता है, हमारे काम का क्या होता है, सबसे पहले तो ये समझो, बाकी बात बाद में करते रहेंगे। प्रकाश देखो, कोई भी चीज हमें दिख रही है, ध्यान से सुनना, कोई भी चीज हमें दिख रही है उसका रीजन प्रकाश है। आपके पास आंखें भले ही आपके पास आंखें हो,
अगर प्रकाश नहीं होगा तो आपको कुछ भी दिखाई नहीं देगा। यानी कि किसी भी वस्तु का दिखना, ये इसके लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है? आपकी लाइट, प्रकाश रेस्पॉन्सिबल है। इतना बड़ा काम है प्रकाश का। हमें पूरी जिंदगी, पूरी दुनिया जो दिखाने का काम करता है वो कौन है? प्रकाश है। तो इससे बड़ा तो क्या इसका यूज हो सकता है, क्या उपयोग हो सकता है? ठीक है, चलो शुरू करते हैं। तो जो मैंने बात लिखी वही मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है। प्रकाश, जो जो बातें मैं लिखवाता जा रहा हूं उनको बस आप लिखते जाइए, एकदम सीधे सवाल बनेंगे, आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है, मतलब एक तरीके से ये एनर्जी का रूप ही है। ठीक है, ऊर्जा का वह रूप है जो दृष्टि के संवेदन हेतु आवश्यक होता है। दृष्टि के संवेदन हेतु आवश्यक होता है। अब बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, सर क्या भारी भारी वर्ड यूज किए, दृष्टि के संवेदन हेतु। कुछ भी नहीं है, प्रकाश हमें दिखने के लिए आवश्यक होता है, यही बात है। दृष्टि, दृष्टि मतलब देखने के लिए, संवेदन मतलब संवेदना, दिखने की संवेदना होती है ना, तो यही बस यही बात यहाँ पे लिखी है। लेकिन ये आपको ध्यान रखना, ऊर्जा का रूप है। प्रकाश में एनर्जी होती है, ये आपको पता है। पौधे जो हैं वो सूर्य से ही तो अपना भोजन बनाते हैं। सूर्य से बनाने का मतलब क्या है? प्रकाश से। प्रकाश ऊर्जा को हम कहते भी है ना प्रकाश ऊर्जा। तो प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं। इसका मतलब प्रकाश में क्या है? प्रकाश भी एक ऊर्जा का ही रूप है। लेकिन इसमें ऊर्जा किस रूप में पाई जाती है? प्रकाश में ऊर्जा फोटोन के रूप में होती है। किसके रूप में होती है? फोटोन, फोटोन के रूप में पाई जाती है। ये बात किसने कही? आइंस्टीन। आइंस्टीन को आप सब जानते हैं, ये बात आइंस्टीन ने कही। और प्लांक इक्वेशन भी आपको पता होना चाहिए, E इज इक्वल टू एच न्यू। और आइंस्टीन की जो इक्वेशन है वो है E इज इक्वल टू mc स्क्वायर। ठीक है, C क्या है? प्रकाश का वेग निर्वात में। H यहाँ पे क्या है? प्लांक कांस्टेंट है। और न्यू क्या है? आवृत्ति है। इसको आप लिख लीजिए। E का मान मतलब होता है एनर्जी, H का मतलब है प्लांक कांस्टेंट, और इसे कहते हैं न्यू। इसे V नहीं बोलते, न्यू बोलते हैं, जिसका मतलब होता है आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी। और यहाँ पे m का मतलब मास, द्रव्यमान। और C क्या है? स्पीड ऑफ द लाइट इन वैक्यूम, प्रकाश का वेग निर्वात में। ठीक है, तो ये बात किसने बताई कि प्रकाश में जो ऊर्जा होती है वो किस रूप में होती है? फोटोन के रूप में होती है। फोटोन के रूप में होती है, ये बात आइंस्टीन ने बताई। ठीक है, 2 पॉइंट आपको समझ में आ गए। बहुत आसान है, कुछ भी नहीं समझते जाना है बस। प्रकाश किरणें, प्रकाश किरणें अनुप्रस्थ होती है। सीधा सीधा सवाल आएगा, आपको डरने की जरूरत नहीं है कि हमसे सवाल होगा कि नहीं होगा। जो जो पॉइंट मैं जैसे जैसे लिखा रहा हूं आप वैसे वैसे ध्यान से देखते जाइए, दिमाग में सेट करने की कोशिश करो। और नहीं भी हो रहा है तो लिखते जाओ या स्क्रीनशॉट ले लेना बाद में, फिर उसको रिवीजन कर लेना। प्रकाश किरणें अनुप्रस्थ होती हैं। ठीक, प्रकाश जो है, किसी ने कहा प्रकाश जो है उसकी प्रकृति कैसी है? कणीय प्रकृति है। प्रकाश की प्रकृति कैसी है? कणीय प्रकृति है। किसी ने कहा नहीं, प्रकाश की जो प्रकृति है वो कणीय नहीं होकर के तरंगी प्रकृति है। ये किसने कहा कणीय प्रकृति? ये कहा न्यूटन। न्यूटन का नाम सबने सुना। कणीय प्रकृति को छोड़ करके बाद में जब ये फेल हो गया कि कणीय प्रकृति तो नहीं होती, तो फिर हाइगेंसबर्ग नाम के एक वैज्ञानिक आते हैं, हाइगेंसबर्ग। इन्होंने कहा भाई कणीय प्रकृति नहीं होती, प्रकाश की कैसी प्रकृति होती है? तरंगी प्रकृति होती है। समझ रहे मेरी बात को? लोगों ने प्रकाश को समझाना, उसको एक्सप्लेन करना शुरू किया, प्रकाश के बारे में बताना स्टार्ट किया। तो सबसे पहले न्यूटन ने बताया कि जो प्रकाश की किरणें नीचे आती है, सूर्य से जो प्रकाश आता है वो कणों के रूप में आता है। इसलिए इन्होंने प्रकाश को कणीय प्रकृति दे दी, कणीय सिद्धांत आप इसे कह सकते हैं। तो ये बात आपको समझ में आ गई। फिर आते हैं हाइगेंसबर्ग। क्यों आते हैं? क्योंकि न्यूटन की ये जो बात है वो फेल हो गई। क्यों फेल होगी? कणीय प्रकृति जो होती है इससे प्रकाश की 3 घटनाएं हैं, एक तो व्यतिकरण, एक विवर्तन और एक ध्रुवण।
ये तीन ऐसी घटनाएं हैं जिनको आप प्रकाश की कणीय प्रकृति से नहीं समझा सकते। तो फिर न्यूटन साहब तो फेल हो गए यहाँ पे, लोगों ने इनके ऊपर विश्वास करना छोड़ दिया। तो फिर हाइगेंसबर्ग आते हैं, भाई मौके का फायदा तो उठाते ही है, तो ये अगर फेल हो गए तो हाइगेंसबर्ग आएंगे। इन्होंने कहा नहीं 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 नहीं, न्यूटन गलत बता रहे थे, प्रकाश की प्रकृति कणीय नहीं है, प्रकाश जो है वो तरंग की प्रकृति के रूप में होता है, एक वेव लाइक होता है। ये बात किसने कही? हाइगेंसबर्ग ने। लेकिन बाद में ये भी गलत हो गई। क्यों? क्योंकि प्रकाश की तरंग की प्रकृति से आप एक तो प्रकाश विद्युत प्रभाव जो होता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, उसको नहीं समझा सकते। एक आप क्रॉम्पटन प्रभाव, क्रॉम्पटन आप नाम सुना होगा, नहीं सुना तो कोई बात नहीं, क्रॉम्पटन प्रभाव, इन दोनों को आप जो है वो प्रकाश की तरंग की प्रकृति से नहीं समझा सकते। तो यहां से कैसे सवाल बनेगा? निम्न में से किसको प्रकाश की कणीय प्रकृति से नहीं समझाया जा सकता? अपवर्तन, परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, व्यतिकरण। बताओ, इसमें आपको सवाल में डाउट आएगा? अगर आपने पढ़ा है तो मुझे नहीं लगता डाउट आएगा। ठीक है, याद कैसे रखना है? प्रकाश की कणीय प्रकृति होती है, ये किसने बताया? न्यूटन। लेकिन फेल क्यों हो गए? क्योंकि कणीय प्रकृति से आप व्यतिकरण, विवर्तन और ध्रुवण जैसी प्रकाशीय घटनाओं को नहीं समझा सकते। फिर आते हैं हाइगेंसबर्ग। इन्होंने कहा प्रकाश की जो प्रकृति है वो तरंगीय प्रकृति होती है, लेकिन प्रकाश की तरंगीय प्रकृति से भी आप प्रकाश विद्युत प्रभाव और क्रॉम्पटन प्रभाव को नहीं समझा सकते। ठीक है, इनको नहीं समझा सकते, ये आप लिख लेना, पूरा लिख लेना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे मैं आता हूं। फिर जो है आती है प्रकाश की द्वितीय प्रकृति। ये कॉन्सेप्ट अलग ही कॉन्सेप्ट आता है, प्रकाश की द्वितीय प्रकृति। और ये जो कॉन्सेप्ट है द्वितीय प्रकृति का, इसका मतलब है इसकी जो प्रकृति होती है वो कण के रूप में भी होती है और तरंग के रूप में भी होती है। द्वितीय का मतलब डुअल, दोनों, कणीय प्रकृति भी है, तरंगी प्रकृति भी है। और ये बात किसने बताई? ये बात बताई डी ब्रोगली ने। ये बात किसने बताई? डी ब्रोगली ने। इन्होंने कहा कि भाई साहब आप लड़ाई मत करिए, ये कह रहे हैं कणीय प्रकृति है, ये कह रहे तरंग की प्रकृति है, दोनों ही है, दोनों ही इसमें प्रेजेंट है। ये बात सबसे पहले डी ब्रोगली ने बताई और इसे कहते हैं प्रकाश की द्वितीय प्रकृति। समझ गए मेरी बात को? चलिए अब एक चीज और समझते हैं। प्रकाश जो होता है, प्रकाश का वेग, स्पीड ऑफ लाइट, वेग, निर्वात जो होता है ना, निर्वात। अब कुछ लोगों को ये समझ में नहीं आएगा निर्वात क्या होता है। निर्वात का मतलब जहां पे कोई माध्यम उपस्थित नहीं हो। कोई माध्यम का मतलब न तो वहां पे पानी हो, न वहां पे कुछ अलग चीज हो, और न वहां पे हवा हो। यानी कि कुल मिला के मैं ये कहना चाहता हूं कि वहां पे हवा को भी हटा ले तो उसे निर्वात कहते हैं। मतलब वायु भी अनुपस्थित नहीं रहे ना जहां पे, उसे कहते हैं निर्वात, कुछ भी प्रेजेंट नहीं। समझ गए? तो उसे निर्वात कहते हैं। तो प्रकाश का जो वेग है वो निर्वात में सर्वाधिक होता है। निर्वात में क्या होता है? सर्वाधिक होता है। मतलब सबसे ज्यादा अगर प्रकाश का वेग कहीं पे होगा तो निर्वात में होगा। ठीक है, और कितना होता है? वो होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यानी कि एक सेकेंड में 3 के पीछे आप 8 जीरो लगाओ, इतने मीटर गति करेगा एक सेकेंड में, इतनी स्पीड से। ठीक है, कभी कभी ये आपसे किलोमीटर में पूछ ले तो कंफ्यूज नहीं होना, 3 × 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, सोचो इतने किलोमीटर जाता है एक सेकेंड में, ये प्रकाश का वेग है। लेकिन ये कहां पे है? निर्वात में। ठीक है, अन्य माध्यमों में प्रकाश का वेग इससे कम होगा। प्रकाश का वेग जो है वो इससे कम होता है। ये बात समझ आ गई? इसके अलावा कोई भी माध्यम हो, हवा हो, पानी हो, कुछ भी, कचरा भरा हुआ हो बीच में, कुछ भी अपन को मतलब नहीं है। सबसे ज्यादा निर्वात में होगा 3 × 10⁸। ठीक है, और उसके बाद बाकी कुछ भी हो उसके अंदर कम ही होगा। अब कई बार ऐसे सवाल आ जाता है जैसे कि हवा में प्रकाश का वेग है। ठीक है, मान लो ये क्वेश्चन मैं आपको समझाना चाहता हूँ, हवा में प्रकाश का वेग है। ऑप्शन नंबर ए दे दिया 4 × 10⁸, बी दे दिया 3 × 10⁸, सी दे दिया आपको 6 × 10⁸, और डी दे दिया आपको 2 × 10⁸। बताओ ये क्वेश्चन कौन कौन कर सकता है? बहुत आसान क्वेश्चन है। अगर आपने दिमाग थोड़ा सा भी यूज करना सीख लिया तो ये सवाल हो जाएगा। लेकिन जिसको नहीं दिमाग यूज करना है वो कहेगा सर हवा का तो आपने बताया ही नहीं, तो पहले बताओ हवा का, फिर हम ये क्वेश्चन करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। हवा है, हवा है। हवा क्या है? कोई भी अन्य माध्यम है
क्योंकि निर्वात जो है उसके अंदर इसका वेग सबसे ज्यादा होगा, और वो कितना होता है 3 × 10⁸ और हवा क्या है अन्य माध्यम, मतलब 3 × 10⁸ से तो कम ही होगा, हवा में कम ही होगा, तो ये तो ज्यादा है, ये 3 ये तो निर्वात का है, तो ये भी नहीं होगा, ये भी ज्यादा है, सिर्फ और सिर्फ एक वैल्यू है जो 3 × 10⁸ से कम है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। सोचने की जरूरत ही नहीं है भाई इसमें, किस ये सवाल हमें आता नहीं है, बस इतनी सी बात आपको याद रखनी थी कि निर्वात में प्रकाश का वेग सबसे ज्यादा, और अन्य कोई भी माध्यम आ जाए, हवा आ जाए, पानी आ जाए, 3 × 10⁸ से तो इसका जो वेग है वो कम ही होगा। ठीक है, इतनी बातें क्लियर है? अगर इतनी बातें क्लियर है तो फिर मैं आगे बढ़ता हूं। ये प्रकाश के बारे में जितनी बेसिक इंफॉर्मेशन हमें जाननी थी वो मैंने आपको बता दी। अब हम पढ़ेंगे प्रकाश का स्पेक्ट्रम, ठीक है, जिसे एक और नाम हम दे देते हैं वर्ण विक्षेपण। ये आपके सिलेबस में दे रखा है तो हम उसको कवर करेंगे। लेकिन पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए बेहतरीन तरीके से और रिवीजन करते रहिएगा, एक एक पॉइंट आपके गोल्डन पॉइंट से यूं समझ लो। ठीक है, चलो अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, प्रकाश स्पेक्ट्रम या वर्ण विक्षेपण। ये आप शब्द सुने आपने? नहीं सुने हैं तो कोई बात नहीं, अभी हम सुना देते हैं आपको। प्रकाश स्पेक्ट्रम, प्रकाश स्पेक्ट्रम बनेंगे। सबसे पहले इधर होता है एक्सरे, ठीक है, और उसके बाद में यहां पे हो जाएगा यूवी रेस, गामा रे हो जाएगा, इधर गामा रे, एक्स रे, फिर यूवी रे, फिर यहां पे आ जाता है विजिबल रे। ये मतलब किरणें हैं, ठीक है, विजिबल रे। उसके बाद में आ जाता है IR, इंफ्रारेड रे, माइक्रोवेव, रेडियो वेव। ठीक है, तो ये पूरा स्पेक्ट्रम है, लेकिन हमें जो चाहिए वो है विजिबल रे। हमें क्या चाहिए? विजिबल रे। इसमें जो कलर होते हैं वो होता है, याद आपको सबको होगा, विबग्योर। आप सबने पढ़ा होगा, इंग्लिश वालों ने इसको याद किया होगा विबग्योर के रूप में, और हिंदी मीडियम वालों ने इसको याद किया होगा बेनी आहा पिनाला, है ना? तो किसी न किसी तरीके से आपको याद होगा। ठीक है, तो ये विजिबल रे है, ये क्या है? विजिबल रे। अब इसके बारे में हमें सब कुछ जानना है। ठीक है, अब आप देखो ध्यान से, यहाँ पे सवाल क्या क्या बन सकते हैं। एक तो आप जैसे जैसे इधर जाते हैं, जैसे जैसे आप इधर जाएंगे, लेमडा जो है इसका मान बढ़ता जाएगा। अब आप कहेंगे सर लेमडा क्या है? लेमडा का मतलब है यहाँ पे तरंग दैर्ध्य। लेमडा का मतलब क्या है? तरंग दैर्ध्य। और लेमडा की व्युत्क्रमानुपाती होता है न्यू, इसका मान घटता जाएगा, और न्यू क्या होती है? आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ये हो गया वेवलेंथ, ये होगी फ्रीक्वेंसी। जैसे जैसे आप इधर जाएंगे, केवल इसकी बात मैं नहीं कर रहा हूं, पूरी इसकी बात कर रहा हूं, जितनी भी रेज आपने पढ़ी, जैसे जैसे आप इधर जाते हैं, लैम्डा का मान, वेवलेंथ का मान या तरंग दैर्ध्य का मान बढ़ता जाता है। और चूंकि आवृत्ति इसकी अपोजिट होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है, तो इसका मान घटता जाएगा। ये बात क्लियर है? ये बात क्लियर है। चलो अब सवाल आ जाए आपसे कि निम्न में से किसका तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा है, और फिर वो आपको कलर दे देंगे ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज। तो आपको पता होना चाहिए इधर जाने पर तरंग दैर्ध्य बढ़ता है। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ गई है, तो फिर मैं आगे बढ़ूँ। यहां से आपसे कुछ भी पूछ ले कि किसका तरंग दैर्ध्य ज्यादा है, किसका तरंग दैर्ध्य कम है, किसकी आवृत्ति ज्यादा है, किसकी आवृत्ति कम है, तो ये कलर है, और इधर जाने पर तरंग दैर्ध्य बढ़ता है और आवृत्ति घटती है। तो अब इसका इतना सा सीक्वेंस आप बनाना आपको आना चाहिए। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। पहला सवाल ऐसे बन सकता है। दूसरा, जो लाल रंग है इसका प्रकीर्णन सबसे ज्यादा कम होता है। लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। ठीक है, तो ये पॉइंट भी ध्यान रखना। दूसरी बात, कई बार सवाल आ जाता है इसके बीच में कौन सा कलर होता है, तो ये मिड कलर होता है, ग्रीन। इसका मतलब आपको पता होना चाहिए, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। ठीक है, तो ये क्या है? आपका मिड कलर है। सवाल आता है, आपको लगता होगा ये क्या सवाल आ गया, तो मिड कलर बिल्कुल गिनने ना, 3 इधर 3 इधर, बीच में कौन सा आएगा? ग्रीन आएगा। तो ये सवाल आ जाए तो कंफ्यूज होना ही नहीं है। चलो अब देखिए, ये तो आपको समझ आ गया। अब इंद्रधनुष जो होता है ना, इंद्रधनुष, इंद्रधनुष में भी रंगों का क्रम यही होता है।
इंद्रधनुष में भी रंगों का क्रम यही होता है, बस उल्टा होता है। बस इतनी सी बात याद रखना, कैसा होता है? उल्टा होता है। उल्टा क्या होता है? नीचे से ऊपर की ओर देखते हैं ना, तो इसलिए ये जो उल्टा हो जाएगा, पहले रेड, फिर ऑरेंज, फिर येलो, फिर ग्रीन, ब्लू, फिर इंडिगो और फिर वॉयलेट। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है इंद्रधनुष के लिए। इंद्रधनुष कैसे बनता है? देखो, इंद्रधनुष जो है वो अपनी पीठ के पीछे सूर्य हो तब अपन को सामने से इंद्रधनुष दिखेगा, है ना। तो इंद्रधनुष जो है हमेशा सूर्य की विपरीत दिशा में बनता है, ये चीज भी आप ध्यान में रख लेना, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे जो चीज आपको सीखनी है, ये चीज आपको समझ गई। अब देखो, ये यहाँ पे एक आपने शब्द सुना होगा वर्ण विक्षेपण, वो इसी से रिलेटेड है, वर्ण विक्षेपण। अब परिभाषा ध्यान से सुनो। श्वेत प्रकाश को, श्वेत प्रकाश जो होता है, श्वेत प्रकाश को किसी प्रिज्म से, प्रिज्म सुना होगा आपने नाम, प्रिज्म, श्वेत प्रकाश को किसी प्रिज्म से गुजारने पर ये 7 रंगों में, रंग को क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। तो कहीं कहीं पे वर्णों में लिखा आ जाए तो भी कोई नहीं, यहाँ पे लिखा हुआ है वर्ण। वर्ण का मतलब रंग ही होता है, कलर ही होता है, और उसका विक्षेपण होना मतलब बंट जाना। विक्षेपण मतलब अलग अलग बंट जाना। तो यही काम यहाँ पे हो रहा है। श्वेत प्रकाश को जब आप किसी प्रिज्म से गुजारेंगे तो ये 7 रंगों में बंट जाता है या विभाजित हो जाता है। इसे वर्ण विक्षेपण कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? वर्ण विक्षेपण कहते हैं। परिभाषा रटने की जरूरत नहीं है, आपको नाम ध्यान से सुनोगे। वर्ण, वर्ण का मतलब रंग, और विक्षेपण मतलब बंटना। दोनों के शब्द आपको समझ आ गए, मतलब रंगों का बंटना। कितने? 7 रंगों में बंटना। श्वेत प्रकाश को जब किसी प्रिज्म से गुजारते हैं, यहाँ पे आपने सामने प्रिज्म रखा और यहाँ से आपने एक लाइट यहाँ से डाली, तो आगे जाके इस प्रिज्म से 7 तरह की लाइटें आपको दिखाई देगी। इंद्रधनुष कैसा होता है? बिल्कुल वैसी। इसे वर्ण विक्षेपण कहते हैं, ठीक है। एक चीज आप और नोट करेंगे, एक चीज आप और नोट करेंगे यहाँ पे, न्यूटन ने प्रकाश का निर्माण, ऐसे लिखेंगे, प्रकाश का निर्माण 7 रंगों से मिलकर हुआ। 7 रंगों से मिलकर होता है। और ये बात किसने बताई? न्यूटन ने। न्यूटन सबसे पहले आ जाता था, कोई भी फील्ड हो, सबसे पहले वो अपना एक स्टेटमेंट दे ही देता था। और यहाँ पे भी इन्होंने प्रकाश में बताया कि प्रकाश का जो निर्माण है वो 7 रंगों से मिलकर हुआ है। मतलब प्रकाश में 7 तरह के रंग होते हैं, और यहाँ पे आपने देख भी लिए विपग्योर, ठीक है। तो ये बात किसने बताई? न्यूटन साहब ने बताई कि प्रकाश का निर्माण जो है वो 7 अलग अलग प्रकार के रंग मिलकर के करते हैं। ये आपका पूरा प्रकाश स्पेक्ट्रम कहूं या वर्ण विक्षेपण कहूं, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। चाहे मैं प्रकाश स्पेक्ट्रम बोलूं चाहे वर्ण विक्षेपण बोलूं, दोनों एक ही टॉपिक है, ठीक है। चलो, तो इसको आप नोट करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने क्या पढ़ दिया? प्रकाश के बारे में बेसिक जानकारी, फिर मैंने आपको प्रकाश स्पेक्ट्रम या वर्ण विक्षेपण क्या होता है इसके बारे में जानकारी दी। अब हम आगे बढ़ेंगे। अब हम पढ़ेंगे एक तो परावर्तन व इसके नियम, फिर पढ़ेंगे अपवर्तन व इसके नियम, परावर्तन अपवर्तन पढ़ देंगे, फिर हम लेंस और दर्पण पढ़ेंगे, फिर मानव नेत्र पढ़ेंगे, फिर मानव नेत्र के दोष पढ़ेंगे। अब आपको लग रहा होगा ये तो बहुत बड़ा चैप्टर है। हाँ, थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन एक साथ हम कवर करेंगे इसको, छोटे छोटे पार्ट्स में नहीं करेंगे, ठीक है। चलो, इसको मिटाइए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलो बेटा, मैं इसको, अब हम पढ़ेंगे परावर्तन। बहुत आसान है, डरने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। परावर्तन होता है क्या? परावर्तन पहले परिभाषा सुन लो, डरने की जरूरत नहीं है, मैं लिखा रहा हूं, बाद में समझाऊंगा, क्योंकि पहले लिखूंगा तो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। परावर्तन, जब कोई प्रकाश किरण, जब कोई प्रकाश किरण किसी अपारदर्शी सतह से, अपारदर्शी सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है, वापस उसी
उसी माध्यम में लौट जाती हैं तो उसे परावर्तन कहते हैं। नहीं समझ पाई? कोई बात नहीं, एग्जाम्पल से समझते हैं। मैंने लिखा जब कोई प्रकाश किरण किसी अपारदर्शी सतह से, तो पहले इसके अंदर बनाते हैं अपारदर्शी सतह। ये आपकी क्या होगी? अपारदर्शी सतह। जब कोई प्रकाश किरण किसी अपारदर्शी सतह से टकराकर, यहां से सूर्य है यहाँ पे, और इस सूर्य से कोई प्रकाश की किरण आई, मान लो ये किरण आई, ये क्या हो रही है? किरण आ रही है। तो यहाँ पे ये किरण आई यानी कि टकराई, और टकरा कर वापस उसी माध्यम में, यानी कि यही माध्यम में वापस लौट गई, ये वापस उसी माध्यम में लौट जाती है तो उसे परावर्तन कहते हैं। यानी कि रिफ्लेक्ट होना। रिफ्लेक्ट होना आप बहुत अच्छे से समझ जाओगे क्योंकि आप इस वर्ड को ज्यादा यूज करते हैं। रिफ्लेक्ट का मतलब टकराई और वापस आई, सेम मीडियम, देखो इधर सेम मीडियम, इधर अलग मीडियम, तो वापस उसी माध्यम में लौट रही है तो इसे परावर्तन कहेंगे। अब जो किरण यहाँ पे आपतित हो रही है, जो किरण इस पे टकरा रही है, इसे हम कहेंगे आपतित किरण। दिख रहा होगा आपको नाम, आपतित किरण। और जो किरण वापस जा रही है उसे हम कहेंगे परावर्तित किरण। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये जो यहाँ पे जहाँ दोनों बिंदु मिल रहे हैं, यहाँ पे एक 90 डिग्री की लाइन होती है और उसे हम नाम देते हैं अभिलंब। ये क्या है? अभिलंब। दिख रहा है आपको नाम? तीन चीजें मैंने आपको बताई कि जो किरण यहाँ पे टकराती है उसे आपतित किरण, और जो यहाँ से टकरा के वापस लौटती है वो परावर्तित किरण, और इन दोनों का मिलान बिंदु जो है वहां पे एक लंबी लाइन होती है जिसे हम लंब कहते हैं। लंब क्या होता है? 90 डिग्री पे जो लाइन बनती है उसे लंब कहते हैं। ठीक है, तो इसका नाम हो गया अभिलंब। अब ध्यान से सुनो, अब हमें पढ़ना है परावर्तन के नियम। हमें क्या पढ़ने हैं? परावर्तन के नियम। लेकिन उससे पहले एक चीज और समझो, ये जो आपतित किरण है ये अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है उसे कहेंगे आई। क्या कहते हैं? आई। आपको दिख रहा होगा, उसे क्या कहते हैं? आई। आई का मतलब आपतन कोण। ठीक है, और ये जो परावर्तित किरण अभिलंब के साथ कोण बनाती है उसे कहते हैं आर। ठीक है, समझ गए मेरी बात? यानी कि परावर्तन कोण। अब देखो, अब हम पढ़ते हैं परावर्तन के नियम। परावर्तन की परिभाषा आपने पढ़ ली, इसका डायग्राम आपने समझ लिया। अब हम परावर्तन के नियम पढ़ते हैं। देखो नियम कोई स्काई रॉकेट चीज नहीं है, अगर आपने ये चीज समझ ली तो नियम यूं समझ में आ जाएंगे एकदम। ठीक है, पहला नियम, जो आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। बताओ इसमें कोई ऐसी दिक्कत है जो आपको समझ में नहीं आई? मैंने कहा आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में है, तो यही तो बात है, बस यही तो परावर्तन का नियम है पहला, कि आपतित किरण, परावर्तित किरण व अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा क्या है? दूसरा है इसमें जो आपतन कोण होता है, आपतन कोण है वो परावर्तन कोण के बराबर होगा, यानी कि एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। जितना कोण आपतित किरण अभिलंब के साथ बना रही है उतना ही कोण परावर्तित किरण अभिलंब के साथ बनाएगी, इसलिए दोनों एंगल क्या है? बराबर है। और यही दो परावर्तन के नियम है, यही दो क्या है? परावर्तन के नियम है। अब ये जो एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर होता है ना, इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन आई इज इक्वल टू साइन आर, ऐसे लिख सकते हैं। तो ये दोनों बराबर है, तो साइन आई बटा साइन आर जो है यहाँ पे एक के बराबर हो जाएगा। ये किसके बराबर हो जाएगा? अगर इसके नीचे आ गया तो इधर तो एक ही बचेगा ना भाई। मान लो ये साइन आई, इधर साइन आर, ये इसके नीचे आ गया तो इधर क्या बचेगा? एक बचेगा। ठीक है, तो ये चीज आप थोड़ी सी ध्यान में रख लेना, ये परावर्तन के बारे में। अब दैनिक जीवन में हमारे परावर्तन की क्या उपयोग है? कोई भी चीज मैं पढ़ाऊंगा उसकी तीन चीजें बताऊंगा। पहले उसका मतलब समझाऊंगा, डेफिनेशन क्या है, फिर उसके नियम बताऊंगा, अपवर्तन में भी मैं ऐसा ही करूंगा, और फिर इसके उपयोग क्या है हमारे दैनिक जीवन में, है ना। तो सुनिए, किसी भी वस्तु का दिखना, ये मैं पहले भी बात कर चुका हूं, और वो किसकी वजह से होता है? परावर्तन की वजह से होता है। किसी भी वस्तु का दिखना, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब कोई भी वस्तु है आपके सामने, मान लो कुछ भी रखा हुआ है, फ्रिज रखा हुआ है, तो उस फ्रिज के ऊपर वो वस्तु आती है, प्रकाश आता है, सूर्य की किरण आती है और उससे टकराती है, वो टकरा करके फिर वापस लौटती है और वो आपकी आंखों में जाती है, तब वो आपको वस्तु दिखती है। तो यही बात है किसी वस्तु का दिखना।
ठीक है। उसके बाद वस्तु का कम या अधिक चमकीला दिखना, इसका क्या मतलब हुआ अभी समझते हैं। कम या अधिक चमकीला दिखना, इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी वस्तु जितनी ज्यादा उसका सरफेस चिकना होगा वो लाइट को उतनी ज्यादा रिफ्लेक्ट करेगी, और जितनी ज्यादा लाइट रिफ्लेक्ट करेगी हमारे आंखों में उतनी ज्यादा लाइट आएगी, तो वो वस्तु हमें उतनी ज्यादा चिकनी उतनी ज्यादा साफ दिखेगी। तो इसलिए आपने देखा होगा जो पॉलिश किया जाता है बूटों पे अन्य चीजों पे पॉलिश करना या मेकअप करवाते हैं ना, तो मेकअप और पॉलिश का जो कंसेप्ट है वो किसके आधार पर काम करता है, परावर्तन के आधार पर काम करे। भाई आपने पॉलिश करवा ली तो आपकी जो सरफेस है वो बहुत ज्यादा चिकनी हो गई, बहुत ज्यादा चिकनी हो गई तो आपके ऊपर जो लाइट पड़ेगी वो लाइट पड़ के टकरा के वापस लौटेगी, क्योंकि परावर्तन तो होना ही है। अब जो दूसरे की आंखों में जाएगी टकरा करके वो बहुत ज्यादा मात्रा में जाएगी, क्यों, क्योंकि आपने रिफ्लेक्ट भी ज्यादा किया, आपकी सरफेस चिकनी है तो वहां से रिफ्लेक्ट ज्यादा होगा तो लाइट दूसरे की आंखों में भी ज्यादा जाएगी, तो आप बहुत मतलब चिकने टाइप ऐसे दिखेंगे, एकदम चमकीले टाइप, है ना। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तीसरी चीज वस्तु का रंग दिखना, वस्तु किस कलर की है ये चीज भी कौन डिसाइड करता है, परावर्तन से स्पष्ट हो पाया है। ठीक है, तो ये सारे के सारे जो है काम किसके हैं, परावर्तन की। अब देखो यहां पे एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको नोट करवा रहा हूं। मान लो कोई वस्तु मान लो, ठीक है, कोई वस्तु हरे रंग की है। भाई कोई वस्तु का रंग हमें कैसे दिखाई देता है, मान लो कोई वस्तु हरे रंग की है तो हरे रंग का परावर्तन करेगी, जबकि अन्य रंगों का अवशोषण करती है, अन्य रंगों का अवशोषण करती है। ये बात इंपॉर्टेंट है, इससे आपको पता चलेगा कि किसी भी वस्तु का रंग हम कैसे पता लगाते हैं। मान लो वस्तु हरे रंग की है, ग्रीन कलर की है, और उस पर सफेद प्रकाश पड़ रहा है, और सफेद प्रकाश में तो सातों प्रकार के रंग होते हैं, विबग्योर, समझना ध्यान से। भाई कोई वस्तु हरे रंग की है, अब उसमें प्रकाश तो कौन सा पड़ेगा, श्वेत प्रकाश ही पड़ेगा, और श्वेत प्रकाश में सातों रंग होते हैं, ये हमने पहले भी पढ़ा कि 7 रंगों में विभाजित हो जाता है। तो सातों रंग होते हैं ना, उसमें से अगर वस्तु हरे रंग की है तो वो केवल हरे रंग को ही परावर्तित करेगी, और जिस रंग को वो परावर्तित करेगी, रिफ्लेक्ट करेगी, वही रंग तो हमें दिखाई देगा। ठीक है, बाकी रंगों को क्या कर लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है। मान लो वस्तु लाल रंग की है तो वो लाल रंग को परावर्तित करेगी, जिससे हमें लाल रंग की वस्तु दिखाई देगी, और बाकी रंगों का अवशोषण कर लेगी। ये कंसेप्ट होता है, इसके आधार पर हमें कोई भी वस्तु जो है उसका रंग कैसा है ये पता चलता है, और इसके लिए भी उत्तरदायी कौन है, परावर्तन। किसी भी वस्तु का दिखना, वस्तु चमकीली है या खुरदरी है या कम चमकीली है, ये भी कौन डिसाइड करता है, परावर्तन। और उस वस्तु का रंग कैसा है ये भी किसके ऊपर डिसाइड है, परावर्तन के ऊपर। ये इतने सारे दैनिक जीवन में परावर्तन के यूज है। अब परावर्तन से इससे बाहर सवाल आप खुद बताइए क्या बन सकता है, मुझे नहीं लगता इससे बाहर सवाल आएगा, चाहे वो आरएस का एग्जाम भी क्यों ना हो। अगर जनरल साइंस वहां पे पूछी जा रही है तो परावर्तन के लिए ये सफिशिएंट है, इससे बाहर कुछ भी आपसे नहीं पूछेगी। ठीक है, तो आप बिल्कुल नो टेंशन होकर के इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पढ़ लीजिए, बस उसके बाद आपका काम खत्म। अब मैं बात करूंगा अपवर्तन की। अगर परावर्तन आपको क्लियर है तो इसको मैं मिटा रहा हूं, और अपवर्तन के ऊपर मैं यहां से आ रहा हूं। देखो एक एक करके बड़े ध्यान से समझते जाओ, धीरे धीरे समझेंगे अपन को कहां पे जाना है, कहीं नहीं, बस तो धीरे धीरे समझते जाओ और सारी चीजें दिमाग में सेट करते जाओ। अब हम अपवर्तन पढ़ते हैं। परावर्तन में किसी को कंफ्यूजन है तो मुझे अभी बता सकते हैं आप। बड़ा मैस अपवर्तन क्या होता है, अपवर्तन पहले परिभाषा में आप लिख देता हूं फिर आपको समझाऊंगा। ठीक है, आपको डरना बिल्कुल नहीं है, परिभाषा में लिखा रहा हूं उसको देखते जाओ क्या लिखा मैंने, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा बहुत अच्छे तरीके से, है ना। जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वो अपने पथ से विचलित हो जाती है।
ये परिभाषा समझ में नहीं आई? बिल्कुल आ जाएगी। मैंने यहाँ पे लिखा अपवर्तन का मतलब है जब कोई प्रकाश किरण, बात तो लाइट रे की बात किसके करेंगे हम, प्रकाश की करेंगे। तो प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है। अब परावर्तन को याद करिए, कंपेयर करके पढ़ना सीखे। परावर्तन में हमने क्या कहा, जब कोई प्रकाश किरण किसी सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। यहाँ पे ऐसा नहीं होना, माध्यम सेम नहीं रहेगा, उसमें मीडियम सेम था, उसी में आई उसी में वापस लौटी। यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करेगी, लिख लिया, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने पथ से विचलित हो जाती है। अब इसको डायग्राम से समझे। माना मैंने यहाँ पे एक सरफेस ली, ये लीजिए, ठीक है, ये एक सरफेस ली, यहाँ पे कोई प्रकाश किरण आई, यहाँ पे कोई प्रकाश किरण आई, ठीक है, तो इसे क्या कहेंगे, आपतित किरण। नाम वही है, चेंज नहीं होना है, ठीक है। अब यहाँ पे अभिलंब मैं पहले से बना देता हूं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका क्या है, अभिलंब, ये आपका क्या है, अभिलंब। प्रकाश किरण आई, ये एक माध्यम, ठीक है, ये फर्स्ट माध्यम हो गया और ये सेकंड माध्यम हो गया, ठीक है भाई। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो ये इधर एक माध्यम है, इधर दूसरा माध्यम है, तो मैंने लिख दिया ये पहला माध्यम, ये दूसरा माध्यम। और किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो जाना तो इसको ऐसे चाहिए भाई, ये सीधी है तो ऐसे जाना चाहिए ना, इस प्रकार से। लेकिन यहाँ पे मैंने लिखा वो अपने पथ से, इसका पथ ये है, उससे विचलित हो जाती है, डाइवर्ट हो जाती है। डाइवर्ट होने का मतलब या तो वो इससे इस तरफ मुड़ जाएगी, इस साइड, या फिर वो इस साइड मुड़ जाएगी। दो कंडीशन बन सकती है यहाँ पे, ध्यान से सुनो। पथ से विचलित होने का मतलब जो इसका पाथ है, मान लो इसका पाथ ये है, तो या तो वो इस पथ से इधर मुड़ जाएगी या इसे इधर मुड़ जाएगी। अगर वो इधर मुड़ रही है तो इसे कहते हैं अभिलंब की, ये इधर अभिलंब है, इधर अगर मुड़ रही है तो इसे कहते हैं अभिलंब की तरफ झुकना। इसे क्या कहते हैं, अभिलंब की तरफ झुकना। और अगर वो इससे इधर आ रही है तो इसका मतलब अभिलंब से दूर हटना। दो कंडीशन बनती है। अब आप कहेंगे सर कैसे पता चलेगा कि ये अभिलंब की तरफ झुकेगी या अभिलंब की तरफ, अभिलंब से हटेगी। देखो दो कंडीशन है। अगर कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है तो वो अभिलंब से दूर हटेगी। वो क्या होगी, अभिलंब से दूर हटेगी। और अगर कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही है तो फिर वो अभिलंब की तरफ झुकती है। अब सघन माध्यम और विरल माध्यम क्या होता है भाई, दो माध्यम यूज में ले रहे हैं ना, इन दोनों में से एक सघन होगा और एक विरल होगा। क्यों, क्योंकि कोई भी सघन और विरल को हम कंपेयर करके पढ़ रहे हैं। सघन का मतलब वहां पे डेंसिटी बहुत ज्यादा है। देखिए ये जो मीडियम है, ये मीडियम कैसा है, सघन, और ये मीडियम है, ये विरल है। विरल का मतलब उसका घनत्व कम है। यहाँ पे देखिए ये क्या है, विरल है और ये सघन है, तो इसको कंपेयर करके पढ़ते हैं। मान लो इसकी डेंसिटी ज्यादा है तो ये सघन माध्यम हो जाएगा और ये विरल माध्यम हो जाएगा। इसकी डेंसिटी ज्यादा है तो ये सघन माध्यम हो जाएगा और ये विरल माध्यम हो जाएगा। अब कौन से माध्यम कैसे जा रही है ये आप पता लगा सकते हैं, ठीक है। इस बात को समझे आप। अपवर्तन भी उतना ही आसान है। अब यहाँ पे भी वही कोण बनेगा, अभिलंब के साथ जो आपतित किरण है वो आई एंगल बनाएगी और जो परावर्तित किरण है वो आर एंगल बनाएगी। समझ गए मेरी बात को। लेकिन इस बार जो एंगल आई है वो एंगल आर के बराबर नहीं होगा। कोण जो है वो आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर नहीं होगा। तो यानी कि अगर मैं इसको लिखना चाहूं ऐसे साइन आई इज इक्वल टू साइन आर, तो ये सही है, इज इक्वल टू नहीं होगा, बराबर नहीं होगा। तो अगर मैं इसको नीचे ले आऊं साइन आई बटा साइन आर, तो ये एक के बराबर नहीं होकर के एक से ज्यादा होता है, मोर देन वन होता है। और इसी को हम ऐसे लिखते हैं साइन आई बटे साइन आर इज इक्वल टू म्यू। और म्यू यहाँ पे क्या है, अपवर्तनांक। म्यू क्या है यहाँ पे, अपवर्तनांक, और इसे कहते हैं स्नेल का नियम। इसे क्या कहते हैं, स्नेल का नियम। देखो यहाँ पे भी नियम की अगर मैं बात करूं तो वही बातें यहाँ पे लिखी हुई है कि आपतित किरण परावर्तित किरण ये सारे एक ही तल में होते हैं, ठीक है। तो उसमें कोई दिक्कत आपको होनी नहीं चाहिए। मैंने यहाँ पे स्पेशल बात की एंगल की, क्योंकि ये थोड़ा सा डिफरेंट है। परावर्तन में हमने देखा कि जो आपतन कोण है वो परावर्तन कोण के बराबर होता है, लेकिन यहाँ पे बराबर नहीं होता है, बराबर नहीं होता है। तो इसलिए हम इसको इस प्रकार से लिखेंगे
ये स्नेल का नियम है, साइन आई बटा साइन आर इज इक्वल टू म्यू, और म्यू यहाँ पे क्या है, अपवर्तनांक, यानी कि ए म्यू जो है वो एक से ज्यादा होगा। कैसे पता चला, ये यहाँ से, यहाँ पे है ना, एक के बराबर नहीं है, एक से ज्यादा है, और इसी की जगह तो हमने म्यू लिखा है, तो मतलब म्यू अपवर्तनांक हमेशा एक से ज्यादा होगा। ठीक है, तो ये चीज आपको समझनी थी यहाँ पे। बताओ समझ में आई? इतनी चीजें अगर आपको समझ में आई फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। हाँ, एक चीज मैं बताना भूल गया, उपयोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सवाल इससे ही बनने हैं। जैसे कि आपने परावर्तन में उपयोग देखे, क्या देखे, किसी वस्तु का दिखना, रंग का दिखना, चमकीला दिखना, वो सारे उपयोग इसके देखे। अपवर्तन की सबसे पहला, तारों का टिमटिमाना। आपको रात में तारे टिमटिमाते हुए दिखाई दे रहे, क्या वास्तव में तारे टिमटिमाते? बिल्कुल नहीं, लेकिन वो अपवर्तन की घटना की वजह से आपको कैसे दिख रहे हैं, टिमटिमाते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी चीज, पानी में रखे सिक्के का ऊपर उठा हुआ प्रतीत होना। पानी में आप कोई सिक्का डाल दो, टब में डाल दो, कोई टब या बाउल आप कुछ भी ले लीजिए और उसमें सिक्का अंदर डाल दो, वो सिक्का आपको ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा, तो उसका रीजन क्या है, अपवर्तन। तीसरा, पानी में डूबी पेंसिल का मुड़ा हुआ प्रतीत होना। आपने कोई रोड डाल दी या कोई पेंसिल पानी के अंदर डाल दी, तो वो पेंसिल आपको आगे से ऐसे मुड़ी हुई बेंड दिखाई देगी, तो उसका भी रीजन क्या है, वो अपवर्तन है। ठीक है, और अगर समझे तो आग के दूसरी तरफ वस्तु का हिलते हुए दिखाई देना। ये सारी वो चीजें आपने जिंदगी में जरूर देखी होगी। मुझे बताइए इनमें से कौन सी चीजें जो आपने नहीं देखी? मैंने तो सारी देखी। तारे टिमटिमाते हैं, नहीं देखा तो देख लेना, सिक्का पानी में डुबो के देख लेना, पेंसिल डुबो के देख लेना, आग की दूसरी तरफ वस्तु हिलती हुई ऐसे नजर आ रही है, आपको आती होगी, आपने देखा होगा कभी ना कभी। तो ये सारे के सारे अपवर्तन की वजह से होते हैं। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें आपको याद। हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट है, सूर्योदय से पहले यानी कि सूरज उगने से पहले तथा सूर्यास्त के पश्चात भी प्रकाश का बना रहना, तो ये भी अपवर्तन की वजह से होता है। सूरज ढल जाता है, उसके बाद भी लाइट बनी रहती है ना, क्या एकदम अंधेरा हो जाता है जैसे ही सूरज छिपा अंधेरा? नहीं, कुछ समय पश्चात होता है। तो लाइट सूर्यास्त के बाद भी कुछ समय तक बनी रहती है, इसका भी रीजन क्या है, अपवर्तन। ये 5 उपयोग आपको याद रखने हैं अपवर्तन में। बताओ, क्लियर है? बहुत आसान है, जो जो बताया है उसको बस ध्यान से तुम समझते जाओ, बहुत आसान। ठीक है, चलिए अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो। फिर मैं आपको एक चीज और बताता हूं जिसका नाम है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। मिटाओ मैं इसको। चलिए, अपवर्तन डन है, इससे बाहर कुछ भी नहीं पढ़ना। देखो, क्लास थोड़ी सी लंबी हो सकती है, आप सब्र करके रखिए, और जो फल आपको यहाँ पे मिलेगा वो बहुत मीठा होगा, है ना। चलिए, अब हम पूर्ण आंतरिक परावर्तन की बात कर रहे हैं। छोटा सा टॉपिक है, पढ़ लेते। पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, इसको शॉर्ट में लिखते हैं TIR। क्यों लिखते हैं? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, है ना। पूर्ण का मतलब टोटल, आंतरिक मतलब इंटरनल, और परावर्तन मतलब रिफ्लेक्शन, TIR। ठीक, इसकी परिभाषा क्या होगी? जब कोई प्रकाश किरण, मैं पहले परिभाषा इसलिए लिखाता हूं ताकि जब मैं समझाऊं ना तो आप इधर भी ध्यान देते बोर्ड पे, तो आपको समझ में आ जाएगा साथ साथ बहुत अच्छी तरीके से। सामने अगर आपकी चीज लिखी हुई हो और कोई समझाए तो वो बेहतरीन समझ में आती है, लेकिन मैं पहले भी समझा सकता हूं फिर परिभाषा लिखूंगा तो वो मुझे थोड़ा सा तरीका अच्छा नहीं लगता है। जब कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, जब कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तथा वापस सघन माध्यम से
विरल माध्यम में जाकर उसी माध्यम में लौट जाती है। थोड़ी सी परिभाषा लंबी है, लेकिन जब मैं समझाऊंगा तो आपको लगेगा ये तो बहुत स्मूथ है, बहुत मतलब कुछ भी नहीं, हलवा टाइप चीज है। समझो परिभाषा को एक बार ध्यान से पढ़ते हैं। जब कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वापस सघन माध्यम से विरल माध्यम में न जाकर के उसी माध्यम में लौट जाती है। कैसे? मान लो एक है हीरा, हमारे पास क्या है एक डायमंड, हमारे पास क्या है एक डायमंड है, हीरा है। इसको ऐसे बना देता हूं मैं, ठीक है। ये क्या है? आपका डायमंड है, हीरा है। तो हीरा जो है उसका वो ये सघन माध्यम है। हीरा क्या है? एक सघन माध्यम। इधर मैं लिख देता हूं, हीरा क्या है? एक सघन माध्यम है। इधर जिधर से प्रकाश किरण आ रही है वो क्या है? विरल माध्यम। तो इधर भी विरल माध्यम, तो इधर भी क्या होगा? विरल माध्यम। इतनी सी बात समझ में आई? मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि हीरा जो है उसके अंदर सघन माध्यम होगा, क्योंकि हीरे की डेंसिटी तो ज्यादा ही होगी ना। बाहर वायु हो, पानी हो, कुछ भी हो, हीरे के अंदर तो ठोस भरा हुआ है, तो ठोस की डेंसिटी तो सबसे ज्यादा होती है ना, अपर्तनांक तो सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये सघन माध्यम हीरे के अंदर होता है, बाहर विरल है और इधर भी विरल है। अब मान लो कोई प्रकाश किरण यहाँ पे आई, मान लो कोई प्रकाश किरण आई, तो ये प्रकाश किरण कहां से आई? विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, गई विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है। ठीक है, यहां पे ये टकराई, विरल माध्यम से सघन माध्यम में गई। ये क्या हुआ? विरल माध्यम से सघन माध्यम में गई। अब इसको जाना तो क्या चाहिए? वापस सघन माध्यम से विरल माध्यम में चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं करती है, ये वापस इसी माध्यम में लौट जाती है। एक बार और समझो, थोड़ा सा घास कर दिया तो कुछ नहीं है, वापस बना लेते हैं अपन, है ना। चलो, जैसा भी हीरा बन गया बस। मान लो ये प्रकाश किरण आई और यहां पे इसके अंदर चली गई। प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, लेकिन वापस जो है वो सघन से विरल में न जाकर के उसी माध्यम में लौट गई। बस यही माध्यम है, सघन माध्यम है, इसी के अंदर वापस लौट गई। तो इसे कहते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। और नाम भी सुनो ना, परावर्तन। और परावर्तन कैसा? आंतरिक। आंतरिक मतलब हीरे के अंदर क्या हो रहा है? परावर्तन हो रहा है। परावर्तन क्या होता था? किरण आई और वापस उसी माध्यम में लौटी, तो ऐसा ही तो यहाँ पे हो रहा है, किरण आई वापस लौटी, तो इसे कहते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब हम इसका उपयोग समझते हैं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उपयोग, इंद्रधनुष का बनना किसकी वजह से पॉसिबल है? इंद्रधनुष का बनना, इंद्रधनुष का बनना। दूसरा बताइए सर, दूसरा मृग मृच्छिका, ये क्या होता है? मृग मृच्छिका का बनना। गर्मियों के मौसम में आप धूप के अंदर सड़क पे चल रहे हैं तो आपको आगे जो है वो पानी प्रतीत होता है, पानी दिखाई देता है, उसे कहते हैं मृग मृच्छिका। मृग क्यों? मृग मतलब हिरण, तो हिरण को भी धोरों के अंदर ऐसा ही प्रतीत होता है, जब वो प्यास लगती है तो उसे आगे पानी दिखाई देता है, लेकिन एक्चुअल में वहां पे पानी नहीं होता है। ठीक है, तो ये इसके एग्जाम्पल है। और क्या हो सकते हैं? और क्या हो सकते हैं? इंद्रधनुष का बनना, मृग मृच्छिका का बनना, हीरे का चमकना। हीरे में जो चमक होती है वो किसकी वजह से होती है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन, अंदर ही अंदर वो रिफ्लेक्ट करता है, इसलिए चमकता है। हीरे का चमकना। एक चीज ऑप्टिकल फाइबर केबल, इसमें भी इसी का कंसेप्ट है, ऑप्टिकल फाइबर केबल। बस ये है आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? पूर्ण आंतरिक परावर्तन आपको समझ में आया? बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको और फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारी दो चीज बची हुई है, एक है लेंस और एक दर्पण और एक मानव आंख। तीन चीजें बची हुई है अभी, तीन। टाइम कुछ भी नहीं लगेगा, अभी मैं आपको बता दे रहा हूं, 15 से 20 मिनट और रुक जाइए आप, 15 मिनट मान के चलिए। ठीक है, तो चलो मैं इसको मिटाता हूं और अब हम पढ़ेंगे पहले लेंस के बारे में। अगर मैं पहले आपको लेंस पढ़ा दूंगा ना, फिर दर्पण तो बहुत आसान हो जाएगा। दर्पण कुछ भी नहीं है, पहले अगर मैं आपको लेंस पढ़ा दूंगा फिर दर्पण तो कुछ है ही नहीं, है ना। अब हम पढ़ रहे हैं लेंस। क्या पढ़ रहे हैं? लेंस। लेंस में जितनी बातें मैं बताऊं उतनी आप याद रख लेना, आपका बेड़ा पार है।
ठीक है, चलो पारदर्शी माध्यम पहले समझते हैं लेंस होता क्या है। पारदर्शी माध्यम जिसकी कम से कम एक सतह वक्रीय हो, वक्रीय मतलब कर्व्ड, एक सतह वक्रीय हो। मैंने छोटे ज्यादा लिख दिया, ये दिख रहा है आपको। चलो पारदर्शी माध्यम जिसकी कम से कम एक सतह वक्रीय हो उसे हम लेंस कहते हैं। ये तो आपको समझ गए। अब लेंस जो होते हैं ना ये दो प्रकार के होते हैं, एक होता है उत्तल लेंस, एक होता है उत्तल लेंस और एक होता है अवतल लेंस। एक होता है उत्तल लेंस और एक होता है अवतल लेंस। अब देखो उत्तल लेंस जो होता है ना ये कैसे दिखता है, कुछ इस तरीके का, यानी कि किनारों से नुकीला, किनारों से नुकीला और बीच में से मोटा। ये कैसा होगा, ये कुछ इस तरीके का आपको दिखाई देगा, किनारों से मोटा और बीच में से पतला। समझिए उत्तल लेंस कैसा दिखाई देता है और अवतल लेंस कैसा दिखाई देता है, समझिए। अब देखिए एक चीज आप और समझिए, यहां पे जब प्रकाश किरण आप डालोगे ना, यहां पे उत्तल लेंस में जब आप प्रकाश किरणें डालते हो ना तो इन प्रकाश किरणों को ये एक जगह इकट्ठा कर देता है ऐसे। तो इस वजह से इसको कहते हैं अभिसारी लेंस, इस वजह से इसका नाम है अभिसारी लेंस। तो उत्तल लेंस का एक दूसरा नाम क्या हो गया, अभिसारी लेंस। क्यों, क्योंकि जब प्रकाश किरणें आप इस पे डालेंगे तो ये इसको केंद्रित कर देता है एक जगह पे। लेकिन अपसारी में क्या होता है, इसमें क्या होता है, देखो इसमें मान लिया आपने प्रकाश किरणें डाली, ये कुछ इस प्रकार से, तो ये इस किरणों को फैला देता है, ये ऐसे मोड़ देता है ऐसे, ये तो ये क्या करता है, मोड़ देता है, इसलिए इसे कहते हैं अपसारी लेंस। ठीक है, समझ गए। एक और नाम है इसका, उत्तल लेंस को हम आवर्धक लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, आवर्धक लेंस। और अपसारी लेंस को हम कहते हैं न्यूनकारी लेंस। नाम तीनों याद रखो, कैसा भी सवाल आए तुम्हें कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है, ताकि तुम्हारा सवाल एकदम बिल्कुल स्मूथली चले। ठीक है, तो तीन तीन नाम मैंने आपको बता दिए यहाँ पे। इसको आवर्धक लेंस क्यों कहते हैं, क्योंकि उत्तल लेंस जो है इसका प्रयोग, इसको मैं बाद में समझाऊंगा, आपको अभी समझ में नहीं आएगा, लेकिन अभी चीज इतनी समझ में आई आपको। उत्तल लेंस और अवतल लेंस दो प्रकार के लेंस होते हैं। उत्तल लेंस कुछ इस प्रकार का दिखता है, किनारों से नुकीला बीच में से मोटा। ये जस्ट इसका अपोजिट, किनारों से मोटा बीच में से नुकीला, मतलब पतला होता है। ठीक है, फिर उत्तल लेंस को मैंने कहा अभिसारी लेंस कहते हैं, इसको अपसारी लेंस, इसको आवर्धक लेंस, उसको न्यूनकारी लेंस। ये प्रकाश किरणों को केंद्रित कर देता है, ये प्रकाश किरणों को और अधिक फैला देता है ना। तो ये इसकी कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैंने आपको बताई। अब ध्यान से सुनो, उत्तल लेंस जो होता है ना इसमें जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा बनेगा, वास्तविक व उल्टा। एक चीज आप हमेशा याद रखना, उल्टा अगर बनेगा तो उसके साथ वास्तविक बनेगा, और अगर सीधा बन रहा है तो वो फिर आभासी बनेगा। दो दो के जोड़े रहते हैं, वास्तविक और उल्टे का जोड़ा रहेगा और सीधा और आभासी का जोड़ा रहेगा। समझ गए मेरी बात को। तो यहाँ पे कैसे याद रखोगे, कंफ्यूज हो जाएगा कि किस में आभासी सीधा होगा और किस में वास्तविक उल्टा होगा। तो ऊ से क्या आ रहा है, उत्तल, भाई उत्तल लेंस किससे शुरू हो रहा है, ऊ से, तो ऊ से उल्टा है ना, तो ऊ से उल्टा, उल्टा होगा तो वास्तविक होगा, ये तो फिक्स है बिल्कुल। तो इसे आप ऐसे याद रख लेना कि ऊ से उत्तल, ऊ से उल्टा, यानी कि ये वास्तविक हो गया और ये अपने आप क्या हो जाएगा, आभासी और सीधा हो जाएगा, प्रतिबिंब बनता है। यानी कि अवतल लेंस में जो प्रतिबिंब बनेंगे वो कैसे बनेंगे, आभासी और सीधे, और इस पे वास्तविक और उल्टे प्रतिबिंब बनते हैं। ये बात बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए। ठीक है, अब मैं अगर बात करूं उत्तल लेंस की, तो इसकी जो समता होती है, वो लेंस की समता की अगर मैं बात करूंगा वो बाद में बात करूंगा, पहले पढ़ लेते हैं फोकस दूरी। उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो नेगेटिव होती है। कैसी होती है, नेगेटिव। जबकि अवतल लेंस की फोकस दूरी कैसी होती है, पॉजिटिव। बताओ कोई दिक्कत इसमें, उत्तल लेंस की फोकस दूरी नेगेटिव जबकि अवतल लेंस की फोकस दूरी पॉजिटिव। ठीक है, चलो कितने डिफरेंस हमने पढ़ लिए, काफी सारे पढ़ लिए, फिर भी और हम बात करें तो एक हम इधर बात कर लेते हैं लेंस की समता की। लेंस की समता,
समता मतलब पावर P। तो ये फोकस दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है ना। फोकस दूरी जो है मैंने बताया ना कि उत्तल की नेगेटिव और इसकी पॉजिटिव, तो उसके व्युत्क्रमानुपाती होता है लेंस की समता। इसको मापा जाता है डायरेक्टर में। लेंस की समता को किस में मापा जाता है? डायरेक्टर में मापा जाता है। और इसकी जो समता है वो कैसे होती है? P = 1/f होता है। फॉर्मूला पूछा जा सकता है, इसकी मात्रक पूछा जा सकता है, बाकी ये चीज आपको पता ही है। अब एक लेंस का और सूत्र होता है, लेंस का फॉर्मूला होता है 1/v - 1/u = 1/f। ये लेंस का सूत्र है। लेंस का सूत्र क्या है? 1/v - 1/u = 1/f। यहाँ पे f क्या है? फोकस दूरी। v क्या है? बिंब की दूरी। और u है प्रतिबिंब की दूरी। बिंब मतलब वस्तु, तो v है यहाँ पे वस्तु की दूरी और u है प्रतिबिंब की दूरी। जो इसका छाया चित्र बनेगा उसकी डिस्टेंस ये हो जाएगी। तो ये लेंस का सूत्र है। अब लेंस के सूत्र के साथ साथ ही मैं आपको दर्पण का सूत्र बता देता हूं, क्योंकि दोनों सेम ही है। दर्पण सूत्र क्या हो जाएगा? इसमें बस बीच में प्लस कर दो, 1/v + 1/u = 1/f। ये किसका सूत्र हो जाएगा? दर्पण का सूत्र हो जाएगा। यहाँ पे जो कुछ भी मैंने लिखा है हर एक पॉइंट से आपके सवाल एक नहीं 2 से 3 बनेंगे। तो यहाँ पे जितने भी पॉइंट है ना, इससे लगभग इस व्हाइट बोर्ड से एक स्क्रीन से आपके 10 से 15 सवाल यहाँ से बन सकते हैं। तो आप इसको हल्के में मतलब एक एक चीज को बड़ी ध्यान से देखो, है ना। लेंस का सूत्र, दर्पण का सूत्र, लेंस की समता का फॉर्मूला, उसका मात्रक, फोकस दूरी किसकी पॉजिटिव किसकी नेगेटिव, उत्तल लेंस में कैसे प्रतिबिंब बनते हैं, अवतल में कैसे प्रतिबिंब बनते हैं, उत्तल लेंस कैसा होता है, अवतल कैसा होता है, ये सारी चीजें, इनके अलग नाम क्या है ना, दो नाम और है तो वो भी याद रखने। ये सारी चीजें आपको लेंस में पढ़नी है। समझ गए मेरी बात को? सारी की सारी चीजें आपको लेंस में पढ़नी है। लेंस आपको बस इतनी सी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। कुछ और बातें हैं जो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन हाँ, लेंस जो है ना ये अपवर्तन के सिद्धांत पे काम करते हैं। लिख लीजिए इसको भी, अपवर्तन के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। ये चीज आप नोट करेंगे। लेंस जो है वो अपवर्तन के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। ठीक बात? चलो, अब उत्तल लेंस की एक मैं विशेष बात यहां पे लिखवाना चाहता हूं, लेकिन जगह नहीं है, चलो आगे लिख लेंगे। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले आप, मिटाओगे इसको। चलो 1 2 3। अब लेंस आपने समझ लिया, लेंस समझ लिया आपने। लेंस अगर आपने समझ लिया तो अब मैं आपको दर्पण बता देता हूं। देखो दर्पण, दर्पण दर्पण 2 प्रकार के होते हैं, एक तो समतल दर्पण और एक गोलीय दर्पण। एक तो समतल दर्पण और एक गोलीय दर्पण। अब देखो, समतल दर्पण को छोड़ो, एक बार इसको भूल जाओ। गोलीय दर्पण जो होते हैं ना, इसके 2 प्रकार हैं, एक उत्तल और एक अवतल। यानी कि लेंस भी 2 प्रकार के होते थे, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। और गोलीय दर्पण भी 2 प्रकार के होते हैं। दर्पण 2 प्रकार के नहीं मतलब होते हैं, लेकिन उसके अलग प्रकार है। समतल दर्पण और गोलीय दर्पण उसको कहते हैं। गोलीय दर्पण के 2 प्रकार है, एक उत्तल दर्पण और एक अवतल दर्पण। ये बात आप समझे? एक उत्तल दर्पण और एक अवतल दर्पण। ठीक है? अब देखिए आपने वहां पे पढ़ा जो उत्तल दर्पण होता था उसमें प्रतिबिंब कैसा बनता था? उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता था? उल्टा और वास्तविक। तो यहां पे देखिए, उत्तल दर्पण को हम कहेंगे अवतल लेंस, उल्टा होता है। अगर दर्पण उत्तल है तो लेंस अवतल है, और अगर दर्पण अवतल है तो लेंस उत्तल होगा। तो सारी की सारी बातें उल्टी यहां पे सिद्ध होगी। समझ गए मेरी बात को? अब यहाँ पे अवतल लेंस है तो याद करो, यहाँ पे उत्तल लेंस है तो यहाँ पे प्रतिबिंब कैसा बनेगा? उल्टा वास्तविक। यहाँ पे कैसे बनेगा? सीधा और आभासी। ये मैंने कैसे पता लगाया? दर्पण को मुझे पढ़ना ही नहीं है, मैंने सिर्फ इतनी बात कही कि उत्तल दर्पण है मतलब अवतल लेंस है, और अवतल दर्पण है मतलब उत्तल लेंस है। जस्ट अपोजिट लेंस होता है। जो दर्पण है ना उसका अपोजिट लेंस होगा। मतलब कहने का ये है कि अगर दर्पण उत्तल है ना तो वो उत्तल दर्पण अवतल लेंस की भांति काम करता है। यानी कि दोनों एक ही चीज है, उत्तल दर्पण कहूं या अवतल लेंस कहूं, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है? तो इस वजह से मुझे गोलीय दर्पण में ज्यादा कोई दिक्कत नहीं आने वाली। मुझे बस एक कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है कि इसका जस्ट अपोजिट लेंस होता है। अब लेंस को अगर आप याद है तो उसमें बता सकते हैं कि उत्तल लेंस में कौन सा प्रतिबिंब बनता है, अवतल में कौन सा बनता है। ठीक है? चलिए, ये इतनी सी बात मुझे बतानी थी।
अब देखिए उत्तल दर्पण का कुछ यूज है जो आपको पता होना चाहिए। एक तो साइड मिरर के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। गाड़ियों के अंदर जो साइड में कांच होते हैं ना, उसके अंदर साइड मिरर में इसका प्रयोग किया जाता है। एक इसका प्रयोग जो है बड़ी वस्तु को छोटा देखने में। बड़ी वस्तु को छोटा देखने में। तो आपसे पूछे उत्तल दर्पण का प्रयोग क्या है? बड़ी वस्तु को छोटा देखने में। आपसे पूछे अवतल लेंस का प्रयोग क्या है? बड़ी वस्तु को छोटा देखने में। और आपको याद होगा मैंने अवतल लेंस को न्यूनकारी लेंस भी कहा। न्यून का मतलब कम करना, तो उसकी साइज को ये कम कर देता है। बड़ी वस्तु को छोटा देखना मतलब उसकी साइज कम करना। तो यही बात यहाँ पे मैंने बताई। और यहाँ पे मैंने कहा उत्तल लेंस आवर्धक लेंस होता है। आवर्धक का मतलब क्या होता है? आवर्धक का मतलब होता है मैग्नीफाई, मतलब बड़ा करके देखना। तो यहाँ पे छोटी वस्तु को बड़ा देखना, छोटी वस्तु को बड़ा करके देखना। तो ये इसके अंदर आ जाए। समझ गए? कंसेप्ट समझना है, राइटिंग पे मत जाओ। आपको अगर दिमाग में चीज समझ में आ गई तो वहां पे आप खुद नोट कर सकते हो। मैंने कहा दर्पण जो है वो दो प्रकार के, गोली दर्पण, उत्तल और अवतल। यहाँ पे आपको उत्तल और दर्पण का कंसेप्ट लगाना ही नहीं है। आपने लेंस पढ़ा अच्छे से, बस लेंस को यहाँ पे यूज करेंगे। उत्तल दर्पण है तो अवतल लेंस, अवतल दर्पण है तो उत्तल लेंस। बस अब हमारा काम खत्म। जो लेंस में हमने पढ़ा वही चीज यहाँ पे चिपकाएंगे। ठीक है, चलिए अब समतल दर्पण के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ये जो समतल दर्पण होता है ये पार्श्व प्रतिबिंब बनाता है और आभासी प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है, पार्श्व आभासी प्रतिबिंब ये बनाता है। ये चीज आपको समतल दर्पण के बारे में याद रखनी है। और क्या याद रखेंगे? समतल दर्पण मतलब नॉर्मल जो हम घरों में कांच यूज करते हैं ना, उसे समतल दर्पण कहते हैं। तो एक एग्जाम में एक बार सवाल आया था, मान लो आपकी हाइट है 6 फीट। ठीक है, ये आपकी हाइट 6 फीट है, तो आपको अपनी पूरी हाइट कांच में देखने के लिए कितने फीट का कांच चाहिए? 3 फीट का। यानी कि किसी भी वस्तु की जितनी हाइट है वो पूरी हाइट अगर आप कांच में देखना चाहते हो ना, तो उसके लिए आपको उस हाइट का आधा हाइट का कांच होना चाहिए, मिरर होना चाहिए। समझ गए? मान लो किसी की हाइट 5 फुट है और वो पूरी अपनी परछाई देखना चाहता है कांच में, छाया चित्र देखना चाहता है, तो उसको 2.5 फीट का कांच चाहिए। तो ये सवाल है, कंसेप्ट है, यहाँ से सवाल बन सकता है। इसको आप नोट करके लिखिएगा, है ना? ठीक है, एक चीज मैं और बताना चाहता हूँ, 2 कंसेप्ट समतल दर्पण बताऊंगा। मान लो ये समतल दर्पण है और इसकी तरफ मैं कोई वस्तु ले जा रहा हूँ v वेग से, तो वो वस्तु वापस 2v वेग से आएगी। अब आप कहेंगे सर वापस कैसे आएगी? भाई मैं इधर ले जा रहा हूँ ना, तो वापस वो मुझे, अब मैं इधर आप इस तरफ लेके आ रहा हूँ, तो मुझे ये डबल वेग से आती हुई दिखाई दे रही है ना? तो ये भी एक कंसेप्ट है जो आप याद रख लेना। तो इन दोनों को आप अच्छे से लिख लेना नोटबुक में, और ये बात यहाँ पे समाप्त हो जाती है। अब उत्तल दर्पण जो होता है ना, उत्तल लेंस, यहाँ पे मैं एक चीज दिखाना चाहता हूँ। सामान्यतः सभी उपकरणों में उत्तल लेंस का ही प्रयोग किया जाता है। उत्तल लेंस का ही प्रयोग किया जाता है। ये बात मैंने क्यों लिखाई? क्योंकि कई बार सवाल आते हैं सूक्ष्मदर्शी में किसका प्रयोग होता है, टेलीस्कोप यानी कि दूरदर्शी में किसका प्रयोग होता है, माइक्रोस्कोप में किसका प्रयोग होता है। तो इस प्रकार के सवाल आप थोड़ी याद कर सकते हैं। मैंने एक लाइन आपको लिखा दी कि जितने भी उपकरण हैं, लगभग सभी उपकरणों में, चाहे वो सूक्ष्मदर्शी हो यानी कि माइक्रोस्कोप हो, चाहे वो दूरदर्शी यानी कि टेलीस्कोप हो, जितने भी उपकरण हैं उनके अंदर 100% नहीं तो 99% जो है वो उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो अब आपको कंफ्यूज होना ही नहीं है। कोई भी आपको इंस्ट्रूमेंट दे दे, कोई भी उपकरण दे दे, आपको याद रखना है लेंस कौन सा होगा? उत्तल। डन है बात? ठीक है, ये बातें आपकी हो गई क्लियर। अब एक छोटा सा टॉपिक और बचा है कि प्रतिबिंब कैसे बढ़ते हैं। मान लो वस्तु M पर है तो प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, वस्तु अनंत पर है तो प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा। ये बहुत सारे बच्चों को डाउट रहता है, तो उसके लिए भी मैं आपको एक बहुत शानदार कंसेप्ट बताने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले आप इसको नोट करिए, फिर मैं आपको कंसेप्ट बताऊं प्रतिबिंब का। मिटाओ, चलो प्रतिबिंब का निर्माण क्या पढ़ाऊंगा मैं आपको? प्रतिबिंब का निर्माण। देखो हम जो पढ़ेंगे प्रतिबिंब का निर्माण वो पढ़ेंगे उत्तल लेंस के बारे में। भाई प्रतिबिंब निर्माण उत्तल लेंस भी करता है, अवतल भी करता है। तो हम जो पढ़ने वाले वो क्या पढ़ेंगे? उत्तल लेंस। किसके बारे में पढ़ेंगे? उत्तल लेंस। अब अगर मैं उत्तल लेंस पढ़ रहा हूं तो जिस बच्चे का दिमाग चला उसको पता चल गया कि अवतल दर्पण का भी यही होगा।
क्योंकि दोनों क्या है, एक जैसे ही है। तो मैं उत्तल लेंस कहूँ और अवतल दर्पण कहूँ, बात तो एक ही है ना, ठीक है। तो इन दोनों का एक साथ आपको समझ में आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, समझो। इधर मैंने रखा वस्तु और इधर बना प्रतिबिंब। तीन कंडीशन हो सकती है, F, 2F, अनंत। तो इसको वापस उल्टा कर दो, अनंत, 2F, F। ये सारणी बना लो। बस हो गए प्रतिबिंब। तीन नाम ही तो याद रखने, F, 2F और अनंत। इसको वापस उल्टा कर दो प्रतिबिंब में। क्या मतलब सर इसका, बहुत आसान मतलब है। आपसे सवाल आ जाएगा, माना कोई वस्तु बिंदु F पर रखी है और उत्तल लेंस है, तो उसमें प्रतिबिंब कहां पे बनेगा, अनंत पे। बस इतनी सी बात करनी थी। सवाल आ जाए, माना कोई वस्तु अनंत पर रखी है, लेंस आपसे उत्तल ही पूछेगा, उसमें आपको डरने की जरूरत नहीं है। उत्तल लेंस या उत्तल दर्पण, आपको दोनों में से कोई बोलेगा, मतलब एक ही बात है। वस्तु अनंत पर रखी है तो प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, F पे। वस्तु 2F पे रखी है तो प्रतिबिंब कहां पे बनेगा, 2F पे ही बनेगा। इसमें किसी को कोई दिक्कत, ये सारणी याद करनी है। ऊपर वस्तु रखी, मैंने लिखा F, 2F, अनंत। प्रतिबिंब इसको उल्टा कर दो, अनंत इधर ले आओ, 2F अपने आप इधर आ जाएगा और F इधर आ जाएगा। अब वस्तु F पे तो प्रतिबिंब अनंत पे, वस्तु अनंत पे तो प्रतिबिंब F पे। अगर वस्तु 2F पे है तो प्रतिबिंब 2F पे। बात समझ में आई मेरी, बात समझ में आई, बहुत आसान। अब आप कहेंगे सर ऐसा भी तो हो सकता है कि वो कहते हैं वस्तु F और 2F के बीच है तो प्रतिबिंब कहां पे बनेगा। तो वस्तु अगर F और 2F के बीच है तो प्रतिबिंब यहाँ पे बनेगा ना, अनंत और 2F के बीच। इसमें डरने की क्या जरूरत है, आपको तो बस ये सारणी याद रखनी है बस। आपसे बोला कि वस्तु 2F और अनंत के बीच है तो प्रतिबिंब 2F और F के बीच बनेगा। बताओ कोई दिक्कत, ये कंसेप्ट आप लिखेंगे। ये सारणी अगर आपको समझ में आ गई तो बढ़िया है, लेकिन नहीं आई तो इस बात को लिखेंगे कि वस्तु अगर F पे है तो प्रतिबिंब अनंत पे बनेगा। ये आप एक लिख दोगे तो आपको समझ आ जाएगा। फिर आप एक लिखना है, वस्तु अगर F और 2F के बीच है तो प्रतिबिंब अनंत और 2F के बीच बनेगा। ये दो बात आप लिख लोगे तो फिर बाकी चीज आप समझ आओगे। लेकिन किसी को अगर सारणी समझ में आ गई है तो लिखने की जरूरत नहीं है। तो प्रतिबिंब कौन सा कहां पे बनेगा, क्लियर। चलो अब देखो, एक चीज समझो कि वस्तु अगर 2F पे और प्रतिबिंब भी 2F पे बनेगा ना, तो इसका आकार समान होगा। किसका आकार समान होगा, वस्तु का और प्रतिबिंब का आकार क्या होगा, समान होगा। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अब आप जैसे जैसे इधर बढ़ोगे या जैसे जैसे इधर बढ़ोगे तो आकार क्या होगा, बढ़ेगा, और इधर बढ़ोगे तो आकार घटेगा। तो अगर आपसे आकार पूछ ले तो भी कंफ्यूज नहीं होना है कि वस्तु अगर F2F पे है तो दोनों का आकार क्या हो जाएगा, सेम। और अगर इधर जा रही है वस्तु तो आकार बढ़ता जाएगा, और वस्तु इधर आ रही है तो आकार घटता जाएगा। बस ये प्रतिबिंब वाला कंसेप्ट भी आपका कंप्लीट। और इसी के साथ दर्पण और लेंस वाली चीजें मैंने आपको सारी की सारी बता दी है। ठीक है, मिटाओ मैं इसको। अब हमें मानव नेत्र के बारे में पढ़ना है। चलो, मानव नेत्र, ह्यूमन आई, मानव नेत्र। एक रफली डायग्राम में यहां पे बना देता हूं। ये 3 लेयर होती है इसमें। क्या होती है, 3 लेयर होती है। सबसे बाहर जो लेयर दिखती है उसे कहते हैं श्वेत पटल, बीच में जो होती है उसे कहते हैं रक्त पटल, और सबसे अंदर जो होती है उसे कहते हैं दृष्टि पटल। और एक बहुत कॉमन नाम इसका यूज किया जाता है, रेटिना। समझ गए मेरी बात को। सबसे बाहर श्वेत पटल, फिर रक्त पटल, फिर दृष्टि पटल, है ना। तो ये 3 होती है। ये जो उभरा हुआ भाग आपको दिखाई दे रहा है इसे कहते हैं कॉर्निया। इसे क्या कहते हैं, कॉर्निया। और कॉर्निया के जस्ट आगे यहाँ पे होता है लेंस। और मानव नेत्र में कौन सा लेंस होता है, उत्तल लेंस होता है। मानव नेत्र में कौन सा लेंस होता है, उत्तल लेंस होता है। ठीक है, यहाँ पे जो द्रव्य भरा रहता है उसे कहते हैं कांचाभ द्रव्य। ये क्या होता है, कांचाभ द्रव्य। और यहाँ पे कुछ मसल्स होती है, सीलियरी मसल्स उसे कहते हैं। ठीक है, तो ये इतनी सी बातें आप ध्यान में रख लेना अगर सवाल आए तो। लेकिन सवाल ज्यादातर इससे बनने के चांसेस इसके दोष से है, दूरदृष्टि दोष और
निकट दृष्टि दोष। ठीक है, फिर भी यहाँ पे हमने देख लिया। अब जो प्रतिबिंब जो है ना वो रेटिना पर बनता है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। प्रतिबिंब इस पर बनता है, किस पर? रेटिना पर। और प्रतिबिंब क्यों बनता है? कोई भी वस्तु हमें दिखती है तो वो प्रतिबिंब बनता है ना, इस वजह से ही दिखती है। तो नाम भी क्या है? दृष्टि पटल है। ठीक है, चलो अब देखो, आंख की जो समझन क्षमता होती है वो कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। ये इसका निकटतम बिंदु है। मतलब एक इंसान जो है वो कितनी नजदीक से नजदीक वस्तु को देख सकता है? 25 सेंटीमीटर। उससे ज्यादा नजदीक ले आओगे तो मुझे फिर नहीं दिखेगा, है ना। तो ये उसका निकटतम बिंदु है 25 सेंटीमीटर। और उसका जो अधिकतम बिंदु है, दूरस्थ बिंदु है, दूरस्थ बिंदु कितना होता है? अनंत होता है। मतलब वो चांद तारे तक भी देख सकता है, सूरज तक भी, तो अनंत हो गया। इसकी आपसे पूछ लिया विभेदन क्षमता कितनी होती है? आंख की विभेदन क्षमता कितनी होती है? तो 0.1 मीटर। 0.1 मीटर। बताइए कोई दिक्कत इसमें? इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है? नहीं है तो आंख के बारे में जो बताना था मैंने बता दिया। अब हम आंख से संबंधित जो रोग है जिसे हम दृष्टि दोष कहते हैं उसके बारे में बताऊंगा। 5 मिनट आपसे मैं और लूंगा, फिर ये समाप्त करता हूं। ठीक है, फिर अब मैं आपको दृष्टि दोष बताता हूं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम पढ़ेंगे दृष्टि दोष, यानी कि आंखों से संबंधित रोग है, जिसमें 2 बहुत इंपॉर्टेंट रोग हैं। दृष्टि दोष 2 आपने सुना होगा। एक होता है निकट दृष्टि दोष, और कई बार इसको मायोपिया कह देते हैं। तो बहुत सारे बच्चे तो यही पे कंफ्यूज हो जाते हैं। याद हो तो भी अगर नाम में गड़बड़ हो गया तो फिर इंग्लिश में इसे मायोपिया कहते हैं, तो आप याद रख लेना इसको, मायोपिया। और एक होता है दूरदृष्टि दोष, इसे कहते हैं हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया, ठीक है। ये मायोपिया, ये हाइपरमेट्रोपिया। 2 बहुत इंपॉर्टेंट दृष्टि दोष है, एक निकट दृष्टि दोष और एक दूर दृष्टि दोष। देखो यहाँ पे निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष से बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं और कंफ्यूज ही रहते हैं क्योंकि उनके समझ ही नहीं आता है। यहाँ पे देखिए, ध्यान से समझो, निकट दृष्टि दोष का मतलब क्या हो? निकट दृष्टि दोष का मतलब है यहाँ पे जो प्रतिबिंब है ना वो लेंस के निकट बनेगा। निकट दृष्टि दोष में निकट की दृष्टि में दोष नहीं है, उल्टा होता है इसमें। भाई यहां से समझ में क्या आ रहा है? जैसे कि लिखा है दूर दृष्टि दोष, यानी कि दूर की दृष्टि में दोष, लेकिन होता ऐसा नहीं है, होता उल्टा है। दूर की दृष्टि तो बिल्कुल परफेक्ट होती है, निकट की दृष्टि में दोष होता है। तो जस्ट अपोजिट होता है इसका। निकट दृष्टि दोष में क्या हो जाएगा? निकट की वस्तु तो साफ दिखाई देती है, साफ दिखाई देती है, दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती, यानी कि साफ दिखाई नहीं देती। समझ आ गई? भाई यहाँ पे जो मतलब आप निकालना चाह रहे थे ना उसका उल्टा मतलब निकालना। हमेशा दृष्टि दोष आ जाए, जो मतलब निकलता है ना उसको उल्टा निकालो। अब यहाँ भी क्या मतलब निकला? दूर दृष्टि, यानी कि दूर की दृष्टि दोष है, नहीं है। दूर की दृष्टि बिल्कुल ठीक है, दूर की वस्तु तो स्पष्ट दिखती है, लेकिन पास की वस्तु दिखाई नहीं देती। मैंने क्या किया? जस्ट इसका अपोजिट किया। जो यहाँ पे ये बात बोलना चाह रहा था उसका जस्ट अपोजिट कर दिया। अब ऐसा क्यों होता है? निकट की वस्तु तो साफ दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती। इसका रीजन क्या है? प्रतिबिंब जो है ना, प्रतिबिंब रेटिना पर न बनकर, प्रतिबिंब जो है वो रेटिना पर न बनकर के कहां पे बनता है? रेटिना से पहले बन जाता है, रेटिना से पहले बन जाता है। यहां पे क्या होगा? यहां पे रेटिना से पहले बन रहा है, यहां पे बाद में बनेगा। तो प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है। मतलब समझे? मान लो यहां पे रेटिना है, यहां पे रेटिना है, तो इसमें तो प्रतिबिंब बनेगा यहां पे, यानी कि रेटिना से पहले बन गया, और इसमें बनेगा यहां पे, जबकि बनना चाहिए यहां पे। तो दोनों ही है तो दोष ही ना। भाई रेटिना पर प्रतिबिंब बनना चाहिए तभी हमें दिखेगी,
यहाँ पे निकट दृष्टि दोष में प्रतिबिंब रेटिना से पहले बन रहा है और दूर दृष्टि दोष में प्रतिबिंब रेटिना के बाद बन रहा है, तो दोनों प्रकार के दोष आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है, अब इसका उपचार कैसे करेंगे, मेन बात तो है उपचार, और उसको याद रखना भी बड़ा कंफ्यूज है। इतना तो आपको पता है कि एक में उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे, एक में अवतल का प्रयोग करेंगे, लेकिन याद नहीं रहता ना, कंफ्यूज हो जाते हैं कि निकट में उत्तल होता है कि इसमें उत्तल होता है। तो इसको याद रखने की छोटी सी ट्रिक मैं आपको बताता हूँ। दूर दृष्टि में क्या आ रहा है, ऊ की मात्रा आ रही है, दूर आप पढ़ेंगे तो इसमें क्या है, ऊ की मात्रा आएगी, मतलब इसमें उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। और अगर इसमें उत्तल लेंस होता है तो इसमें अपने आप क्या हो जाएगा, अवतल लेंस हो जाएगा। ये छोटी सी ट्रिक है जिसे मैं याद रखता हूँ, आपको याद होता है तो बढ़िया, बाकी और भी कोई आपके पास ट्रिक है तो बता सकते हैं। एक छोटी सी ट्रिक और बता देता हूँ, उड़ान। उड़ान क्या होता है, उत्तल लेंस का प्रयोग दूर दृष्टि दोष में और अवतल लेंस का प्रयोग निकट दृष्टि दोष में, तो इससे भी आप याद रख सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गए दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष, जो आप समझ गए। अब एक और होता है जरा दृष्टि दोष, ये अलग है। ठीक है, जरा दृष्टि दोष, इसमें क्या होता है, इसमें दोनों ही दोष हो जाते हैं, दोनों ही दोष हो जाते हैं, दोनों ही कौन से, ऊपर वाले। मतलब इसमें आपको निकट दृष्टि दोष हो गया और दूर दृष्टि हो गया, न निकट का स्पष्ट दिखाई दे रहा है और ये न दूर का, इसलिए इसे कहते हैं जरा। जरा मतलब बुढ़ापा, मतलब बूढ़े लोगों के अंदर ये रोग होता है। बूढ़े लोग कहते हैं ना कि भाई अब तो कुछ भी नहीं दिख रहा, न दूर का दिख रहा है न पास का दिख रहा है, तो वो इसके अंदर दोनों ही प्रकार के दोष हो जाते हैं। और इसमें फिर यूज किए जाते हैं द्विफोक्सी लेंस। इसमें किसका प्रयोग किया जाता है, फिर द्विफोक्सी लेंस। उपचार में द्विफोक्सी लेंस का प्रयोग करते हैं, जिसमें ऊपर की ओर अवतल लेंस होता है और नीचे की ओर उत्तल लेंस होता है। आप बूढ़े लोगों का चश्मा देखना, उसमें दोनों लेंस होते हैं, नीचे एक ऐसा गोल टाइप लगा होता है तो वो तो उत्तल है, और ऊपर जो पूरा का पूरा लेंस है वो अवतल लेंस है। ठीक है, तो वो द्विफोक्सी लेंस में उसका प्रयोग करते हैं। इसके अलावा भी कुछ आंख से संबंधित रोग है, जैसे कि रतौंधी है, ग्लूकोमा है, जीरोपथेलमिया है, जीरोपथेलमिया, ये सारे के सारे आंखों से संबंधित रोग है। हो सकता है आपसे पूछ ले निम्न में से कौन सा आंख से संबंधित रोग नहीं है, तो आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे दृष्टि दोष भी आपके कंप्लीट होते हैं और इसी के साथ अपना पूरा चैप्टर समाप्त होता है। क्या क्या पढ़ा आज हमने, सबसे पहले प्रकाश के बारे में बेसिक जानकारी हमने ली, 5 से 7 पॉइंट मैंने आपको बताए। फिर मैंने प्रकाश का स्पेक्ट्रम यानी कि रंगों का विभाजन, वर्ण विक्षेपण जिसे कहते हैं, उसके बारे में हमने पढ़ा। फिर मैंने आपको परावर्तन की परिभाषा बताई, चित्र से समझाया और उसके नियम बताए, परावर्तन के नियम, और फिर हमने परावर्तन के उपयोग समझे। फिर हमने अपवर्तन पढ़ा, अपवर्तन की डेफिनेशन समझी, उसका चित्र समझा और फिर उसके उपयोग समझे। फिर मैंने आपको पूर्ण आंतरिक परावर्तन के बारे में बताया। फिर मैंने आपको लेंस के बारे में बताया, 2 प्रकार के होते हैं, उत्तल लेंस और अवतल लेंस, उन दोनों के अंदर डिफरेंस करके हमने पढ़ा। फिर मैंने कहा अब हम गोलीय दर्पण के बारे में पढ़ेंगे। गोलीय दर्पण भी 2 प्रकार के, उत्तल और अवतल। मैंने कहा इसमें अगर आपको लेंस आता है तो दर्पण में दिक्कत कोई भी नहीं होगी, क्योंकि उत्तल लेंस है तो अवतल दर्पण और अवतल दर्पण है तो उत्तल लेंस, जस्ट अपोजिट हो जाएगा। फिर मैंने कहा समतल दर्पण, उसमें भी मैंने आपको 2 कंसेप्ट बताए, एक कांच की तरफ आप वेग से ले जा रहे हैं और एक आपको दूरी देखनी है आपकी पूरी हाइट के लिए। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको आंख के बारे में बताया कि मानव नेत्र क्या होता है। फिर मैंने मानव नेत्र से संबंधित जो दोष हैं, दूर दृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष, ये इतना बताया। और ये प्रकाश के चैप्टर में ये मोर देन सफिशिएंट है, जितना आपको चाहिए उससे 10% ज़्यादा ही है, उससे ज़्यादा लेवल की मैंने आपको पढ़ाई है। अब भी अगर आपसे सवाल नहीं बनेगा इतना सीखने के बाद में भी, तो वो ये समझ लेना कि किसी से नहीं बन रहा है। ठीक है, तो बिल्कुल अब चिंता किए बिना जो कुछ भी पढ़ाया है उसको बस ध्यान से बढ़िया नोट्स बना लो और उसको बार बार रिवीजन करते रहो। ठीक है, मैं तो कहता हूँ अगर आपने ध्यान से पढ़ लिया ना तो आपको रिवीजन भी ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, आपको समझ में आ गया ना कंसेप्ट, तो आपके दिमाग में सेट हो गया। ठीक है, तो एग्जाम में बिल्कुल आपसे धड़ाधड़ सवाल बनेंगे, आपको डरने की जरूरत नहीं है। जैसा मैंने बताया है बिल्कुल वहीं से सवाल आएंगे। ठीक है, बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा ये मुझे आप कमेंट सेक्शन बताएंगे। अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और इसको शेयर करेंगे, सब्सक्राइब कर देंगे ताकि मुझे कॉन्फिडेंस मिले और मैं नेक्स्ट वीडियो इसी एनर्जी के साथ और ऑल्दो इससे ज़्यादा एनर्जी के साथ मैं आपके साथ में आऊँ। धन्यवाद, मिलते हैं किसी अगले वीडियो।